गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपने डेली का सेशन आ चुका है और इसमें हम देखने वाले हैं ब्रिटिश पोएट्री के जो राइटर हैं, पोएट हैं और उनकी जो रचनाएं हैं। तो आज की डेट में ब्रिटिश पोएट्री लास्ट सेशन है, लास्ट वीडियो है और इसके बाद जो दूसरा सेक्शन बनता है ब्रिटिश ड्रामा, उस पर हमारा वीडियो आपके लिए आएगा। तो यहाँ पर देखिए सीमस हीनी और इनकी रचना जो है कविता है पनिशमेंट, तो इस पर हमारी चर्चा होगी। उसके बाद जो है अन्य जो राइटर हैं जैसे कि अलेक्जेंडर पोप हो गए, इनकी रचना जो द रेप ऑफ द लॉक है, ठीक है, और भी जो रचनाएं हैं उन सब की चर्चा होगी। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है, क्योंकि आपका स्टेट एग्ज़ाम जो है इंग्लिश पेपर 2, ठीक है, उसका हम 100% जो है सलूशन कराने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है, यानी कि 100 मार्क्स में जो है आप 50+ मार्क गेन कर पाएँ, ठीक है, यह जो है हम चाहते हैं। और उसके बाद जो 50 क्वेश्चंस होता है, ठीक है, कॉमन पेपर हम कह सकते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग हो गया, उसके बाद अदर जो पार्ट हो गया, उसमें से जो है आप कम से कम 30 या 30+ क्वेश्चंस गेन कर लेते हैं तो बस आपका काम हो गया, ठीक है। 75 मिनिमम होता है और 75 से आप ज़्यादा मार्क गेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सीमस हीनी का जो पनिशमेंट है। तो यहाँ पर हम बात करें सीमस हीनी की, ठीक है, सीमस हीनी की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है 1939 में हुआ था, मृत्यु जो है 2013 में हुई थी। यह एक आयरिश पोएट हैं, कौन, सीमस हीनी, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, कब मिला, तो 1995 में मिला था सीमस हीनी को जो है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो जो इनकी रचना है आपके सिलेबस में दी गई है पनिशमेंट, ठीक है। पनिशमेंट आप जानते ही हैं, इसका मतलब क्या होता है, दंड होता है, ठीक है। यह जो है कब प्रकाशित हुई थी, तो 1975 में, ठीक है, 1975 में यह जो है पब्लिश हुई थी पनिशमेंट, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की राइम नहीं है, क्योंकि कविताओं में राइम होता है लेकिन इसमें राइम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम यदि बात करते हैं तो यह जो है डेड बॉडी पर आधारित है, डेड बॉडी पर आधारित है, ठीक है, मृत शरीर पर आधारित है। इसका जो है जो फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश हुआ था, ठीक है, वह क्या पब्लिश हुआ था, तो नॉर्थ में पब्लिश हुआ था, ठीक है, नॉर्थ पब्लिश हुआ था फर्स्ट कलेक्शन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम पनिशमेंट। पनिशमेंट कविता के जो है लेखक कौन है, तो पनिशमेंट कविता के जो लेखक हैं अभी आप जान ही रहे हैं कि सीमस हीनी है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और यह जो है 1975 में पब्लिश हुआ, ठीक है। एक आयरिश पोएट हैं, कौन, सीमस हीनी, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आप पहले ही जान चुके हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कलेक्शन वाज पनिशमेंट फर्स्ट पब्लिश्ड। तो जो है इन विच कलेक्शंस, किस कलेक्शंस के रूप में पहली बार प्रकाशित हुआ था पनिशमेंट, तो हम लोगों ने अभी देखा कि नॉर्थ के रूप में, क्या, नॉर्थ के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन आप जो ए देख रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर है, विच बुक वाज इंस्पायर्ड हीनीज पोएम, ठीक है, कौन सी जो किताब थी जिसके द्वारा हिनी जो है क्या हुए, इंस्पायर हुए थे, कौन सी कविता लिखने के लिए, तो पनिशमेंट लिखने के लिए। वह जो है यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए, द बॉग पीपुल, ऑप्शन जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो बुक थी वह बॉग पीपुल थी, जिससे इंस्पायर होकर जो है हिनी ने कविता लिखा पनिशमेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम एक्सप्लोर्ड इन द पोएम पनिशमेंट। इसकी जो है प्राइमरी थीम क्या है, जो, ठीक है, सीमस हीनी की पनिशमेंट कविता है। तो यहाँ पर जो है जो आपका ऑप्शन, ठीक है, सी है, वायलेंस एंड पनिशमेंट करेक्ट आंसर है, वायलेंस एंड पनिशमेंट करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन हर निपल्स टू एम्बर बीट्स। तो इसमें जो है किस प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच का जो है प्रयोग किया गया है, किसमें, तो हर निपल्स टू एम्बर बीट्स। तो यहाँ पर है जो कि मेटाफर का प्रयोग किया गया है, किसका, तो मेटाफर का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इन द अबव लाइन्स मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड बिकॉज इन दिस लाइन कंप्राइजेज बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। क्योंकि यहाँ पर जो है दो वस्तुओं के बीच में, ठीक है, क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। इन द पोएम पनिशमेंट what natural element is repeatedly mentioned as interacting with the girl's body। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन द पोएम कविता में जो पनिशमेंट कविता है, व्हाट नेचुरल एलिमेंट इज रिपीटली, कौन सा जो प्राकृतिक स्रोत है, तत्व है, उसको रिपीट किया जा रहा है, मेंशनड एज इंटरेक्टिंग विद द गर्ल्स बॉडी, जो लड़की है उसके शरीर से संबंधित। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी विंड करेक्ट आंसर है। विंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, हाउ डज हीनी डिस्क्राइब द गर्ल्स ब्यूटी इन हर फॉर्मर लाइफ बिफोर पनिशमेंट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए फ्लैक्सन हेयर्ड एंड ब्यूटीफुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कंटेम्पोरेरी कॉन्फ्लिक्ट इज हीनी ड्राइंग पैरेलल्स टू इन पनिशमेंट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर आपका सी द ट्रबल्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हाउ डज हीनी डिस्क्राइब द गर्ल्स सेव्ड हेड इन द पोएम। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, लाइक अ स्टेबल ऑफ ब्लैक कॉर्न, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डज द नूज सिंबलाइज इन द पोएम पनिशमेंट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन डी पनिशमेंट एंड मेमोरीज लव, पनिशमेंट एंड मेमोरीज लव एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फिगर ऑफ स्पीच इज एग्जाम्प्लाइड, ठीक है, एग्जाम्पलीफाइड बाय द फ्रेज फ्रेल रिंगिंग। ठीक है, फ्रेल रिंगिंग, तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन है वह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ यूजुअली इनिटियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन टू और मोर वर्ड्स और सिलेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द पोएम पनिशमेंट हीनी एडमिट्स टू फीलिंग व्हाट कॉम्प्लेक्स इमोशन टुवर्ड्स द गर्ल्स फेट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, एम्पैथी एंड गिल्ट करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हीनी डिस्कसेस आइडेंटिटी एंड डिवीजन। ठीक है, तो इनमें से किस कविता में हीनी जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है, वार्तालाप करते हैं आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिटी और जो है डिवीज़न के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए पनिशमेंट करेक्ट आंसर हो जाता है, पनिशमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर सीमस हीनी ऑन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो सीमस हीनी को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था हमने अभी ऊपर ही चर्चा कर दिया था 1995 में। ठीक है, 1995 में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज हीनी यूज बाय डायरेक्टली एड्रेसिंग द गर्ल्स एज माई पुअर स्कैप गॉट। ठीक है, तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया हीनी के द्वारा, ठीक है, वो भी डायरेक्टली रूप में, ठीक है, लड़की के लिए, ठीक है, माई पुअर स्कैप गॉट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपॉस्ट्रॉफी करेक्ट आंसर है, अपॉस्ट्रॉफी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सीमस हीनी का जो पोएम था, ठीक है, जो पोएम था पनिशमेंट वह कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे अलेक्जेंडर पोप की। अलेक्जेंडर पोप की जो, ठीक है, कविता दी गई है आपके लेसन में या आपके सिलेबस में, ठीक है, इंडिया वो ब्रिटिश पोएट्री में वह दी गई है द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द रेप ऑफ द लॉक किसकी है, तो अलेक्जेंडर पोप की है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं, पहले अलेक्जेंडर पोप और उसके बाद जो है द रेप ऑफ द लॉक। तो यहाँ पर बात करें अलेक्जेंडर पोप की, तो अलेक्जेंडर पोप की यदि बात करते हैं तो इनका जो जन्म है 1688 में 1688 में हुआ था। किसका, तो अलेक्जेंडर पोप का जो जन्म है, और इनकी जो मृत्यु है
1944 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, यह जो है किस एज से संबंध रखते हैं, तो ऑगस्टन पीरियड से संबंध इनका है, किनका, तो अलेक्जेंडर पोप का। ठीक, एन एसे ऑफ क्रिटिसिज्म जो है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। द रेप ऑफ द लॉक को छोड़कर जो है यदि बात करें प्रसिद्ध है तो वह है एन एसे ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि 1711 में जो है पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, और यदि ठीक है बात करते हैं यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो द रेप ऑफ द लॉक है, जिसके लिए ठीक है यहाँ पर हम बात करते हैं द रेप ऑफ द लॉक की। तो देखिए द रेप ऑफ द लॉक, तो यह जो है कैसा कपलेट प्रयोग किया गया है द रेप ऑफ द लॉक में, तो हीरोइक कपलेट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसका, तो हीरोइक कपलेट का जो है प्रयोग किया गया है द रेप ऑफ द लॉक में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो है जो कैंटो फर्स्ट है, कैंटो सेकंड है, कैंटो थर्ड है, इसका जो एडिशन है वह कब आया था, तो द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप के जो कैंटोज हैं, ठीक है, कैंटो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये सभी कब आया था, 1714 में। ठीक है, 1714 में जो है कैंटो आया था। ये 3 कैंटो है, एडिशन है। ठीक है, इसमें जो है बेलिंडा और बैरन है। कौन है, बेलिंडा एंड बैरन जो है कैरेक्टर के रूप में है द रेप ऑफ द लॉक में। ठीक है, बेलिंडा एंड बैरन, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, बेलिंडा और जो है बैरॉन, बेलिंडा और बैरॉन दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है यहाँ पर खांसी डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो और यदि हम बात करते हैं तो जो ये पोएम है द रेप ऑफ द लॉक कैसी पोएम है, तो हम कहेंगे नैरेटिव पोएम है। कैसी पोएम है, तो नैरेटिव पोएम है। तो ये भी आपको याद रखना है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया पोएम है। ठीक है, और इसमें जो है सुपर नेचुरल जो है कैरेक्टर हैं, एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर हैं, उनका नाम जो है क्या है, तो उनका नाम जो है जो सुपर नेचुरल कैरेक्टर हैं, ये सुपर नेचुरल कैरेक्टर भी आपको याद रखना है, एरियल है। कौन है, तो एरियल है। ठीक है, एरियल है, ये जो एरियल है यह क्या है, तो एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर है। ये भी आपको पॉइंट याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर यदि बात करते हैं तो ये जो स्रोत है द रेप ऑफ द लॉक को लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो स्रोत है द पीटर्स एंड द, ठीक है, द पीटर्स एंड फॉर्मर्स जो है यह इसका स्रोत है द रेप ऑफ द लॉक का। यहाँ पर बात करते हैं तो जो अलेक्जेंडर पोप के कैंटोज हैं, ठीक है, कैंटोज वो अभी 3 हमने अभी बताया, तो 3 के बजाय इनके 5 कैंटोज हैं, लेकिन जो 3 कैंटोज हैं उनमें यहाँ पर द रेप ऑफ द लॉक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट कैंटोज है, सेकंड कैंटोज है, थर्ड कैंटोज है, पब्लिश कब हुआ था, तो 1714 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, अभी आपने जाना। इसका जो है इसमें टोटल कैंटोज की हम बात करते हैं तो कितने कैंटोज हैं, तो 5 कैंटोज हैं, और यह जो है 1717 तक जो है कैंटोज था। ठीक है, 1712 में भी कैंटो आया था। ठीक है, और यहाँ पर 1700 जो है आपका 17 में लास्ट कैंटो आता है, जिसको हम 5 कैंटो कह सकते हैं। ठीक, तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं अलेक्जेंडर पोप और अलेक्जेंडर की जो रचना है द रेप ऑफ द लॉक, इन सब से था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, या जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अपना क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए द रेप ऑफ द लॉक से हु वेक्स बेलिंडा। अब हमने अभी यहाँ पर जिक्र किया 2 कैरेक्टर जिनका नाम बेलिंडा और बैरॉन। ठीक है, बेलिंडा एंड बैरॉन। तो हु वेक्स बेलिंडा अप फ्रॉम हर ड्रीम इन द पोएम। ठीक है, तो किसने उठा दिया था, ठीक है, कौन था वो जिसने उठा दिया बेलिंडा जब स्वप्न देख रही थी उस दौरान। द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। तो जो द रेप ऑफ द लॉक है अलेक्जेंडर पोप की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, हर लैपडॉग। ठीक है, हर लैपडॉग, तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी है हर लैपडॉग करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं उस लैपडॉग का क्या नाम था, तो शौक था। क्या था, शौक था। तो ये भी आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है व्हाट डज द टर्म
बिलेट डॉग्स रिफर्स टू, तो यहाँ पर बिलेट डॉग्स रिफर्स कर रहा है किसको, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है बेलिंडाज लव लेटर्स, ठीक है, बेलिंडाज लव लेटर्स को जो है बिलेट डॉग्स कहा गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, हाउ डज अलेक्जेंडर पोप फिगर्स बेलिंडाज टॉयलेट, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हु इज कॉल्ड द इन्फीरियर प्राइट्रेस, ठीक है, इन्फीरियर प्राइट्रेस इन द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है, हु इज कॉल्ड, कि कौन था जिसने कहा था इन्फीरियर प्राइटेस इन द रेप ऑफ द लॉक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है बेटी करेक्ट आंसर है, बेटी इज द राइट आंसर, बेटी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पोप, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप टू होम द क्रेडिट गोज फॉर मेकिंग बेलिंडा अ परफेक्ट ब्यूटी, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, बेटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इन द लुकिंग ग्लास बेलिंडाज इमेज अपीयर्स एज अ, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी गॉडेस करेक्ट आंसर है, गॉडेस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 7 नंबर, वेयर थेम्स विथ प्राइड सर्वेज हिज राइजिंग टावर्स, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन करेक्ट आंसर हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन करेक्ट आंसर हो जाता है। पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं किसे कहते हैं, मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर किसी वस्तु को, ठीक है, मानव के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेलिंडाज फ्रेंड, बेलिंडाज के फ्रेंड का नाम क्या था द रेप ऑफ द लॉक में, तो बेलिंडा के फ्रेंड का जो नाम था वह था यहाँ पर थैलेस्ट्रिस, ठीक है, क्या था, थैलेस्ट्रिस था, जो बेलिंडा का फ्रेंड था उसका नाम थैलेस्ट्रिस था, तो ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ठीक है, शेक्सपियर्स किस प्ले में, ठीक है, डज अलेक्जेंडर पोप टेक द नेम एरियल, ठीक है, तो वहाँ से जो है अलेक्जेंडर पोप ने एरियल नाम को लिया था, तो यहाँ पर जो है जो रचना है शेक्सपियर की वह है द टेम्पेस्ट, ठीक है, द टेम्पेस्ट से जो है इन्होंने एरियल नाम को लिया था, तो यहाँ पर जो शेक्सपियर की रचना है द टेम्पेस्ट करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एरियल इज अ स्पिरिट ऑफ द एयर, अ मैजिकल बीइंग हु सर्व्स द सॉर्सरर प्रॉस्पिरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू प्रूडिस वुमेन बिकम एज मेंशनड इन द रेप ऑफ द लॉक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जिनोम्स है, ठीक है, नोम्स है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो नेक्स्ट है व्हाट डू सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स बिकम एज मेंशनड इन द रेप ऑफ द लॉक, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है निम्स करेक्ट आंसर है, निम्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है व्हाट डू फ्लर्टी सोसाइटी वुमेन बिकम एज मेंशनड इन द रेप ऑफ द लॉक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, वह है सिल्फ्स, क्या है, सिल्फ्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है व्हाट डू फेरी टेम्पर्ड वुमेन बिकम एज मेंशनड इन द रेप ऑफ द लॉक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सैलमेंडर्स करेक्ट आंसर है, सैलमेंडर्स करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिल्फ हु इज असाइंड टू गार्ड बेलिंडाज इयरिंग्स, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ब्रिलियंट करेक्ट आंसर है, ब्रिलियंट करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द शिल्प हु इज असाइंड टू गार्ड बेलिंडाज वॉच इन द पोएम द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप, यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है मोमेंटिला, ठीक है, मोमेंटिला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ द शिल्प हु इज असाइंड टू
गार्ड बेलिंडाज फेवरेट लॉक ऑफ हेयर, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी क्रिस्पिसा, ठीक है, क्रिस्पिसा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है फॉलोइंग आर द पनिशमेंट्स फॉर द सिल्फ्स हु निग्लेक्ट दियर ड्यूटीज एक्सेप्ट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी थ्रोन फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हु विल प्रोटेक्ट द ऑल इम्पोर्टेंट पेटीकोट ऑफ बेलिंडा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी अ बैंड ऑफ 50 सिल्प्स, ठीक है, अ बैंड ऑफ 50 सिल्प्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, विच मेटाफर इज यूज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप टू डिस्क्राइब बेलिंडाज लॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो है किस मेटाफर, कौन से मेटाफर का प्रयोग किया गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ठीक है, डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए बेलिंडाज लॉक्स का, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। चेन्स का, स्नेयर्स का, लेबिरिंथ्स का, इन तीनों का प्रयोग किया गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक और जो है सीमा सहीनी का देखा हम लोगों ने पनिशमेंट। अब यहाँ पर देखने वाले हैं जॉन कीट्स का, ठीक है, जॉन कीट्स की प्रसिद्ध रचना है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ठीक है, तो यहाँ पर हम जॉन कीट्स को देखने वाले हैं, ठीक है। जॉन कीट्स की बात करते हैं तो जॉन कीट्स की ये जो ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न है, यह कब लिखी जाती है या कब पब्लिश होती है, तो यह जो है पब्लिश होती है 1819 में, ठीक है, 1819 में जो है यह पब्लिश होती है। जो जॉन कीट्स की जो है कविता है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ठीक है, इसकी जो राइम है ए बी है, ए बी है, ए बी है, ए बी है, ठीक है, इसकी राइम है, ठीक है, ए बी, ठीक, किसकी, जॉन कीट्स की, और ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ठीक, यह जो है हिस्ट्री से संबंधित है, एज अ हिस्ट्री है इसकी, इसमें जो है लाइफ और डेथ के ऊपर जो है चर्चा की गई है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जॉन कीट्स से संबंधित जो हमारे पॉइंट्स थे, हम बात करते हैं जॉन कीट्स की, तो इनके ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं वो देखने वाले हैं। तो ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न जो है कैसी जो है कविता है, तो हम कहेंगे साइलेंट हिस्टोरियन है, ठीक है, तो जो है साइलेंट हिस्टोरियन जो है कविता है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ठीक। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जो है फेमस लाइन इसकी क्या है, तो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ठीक है, जो ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न है इसमें एक पंक्ति है, ठीक है, क्या पंक्ति है, पंक्ति है ब्यूटी इज ए ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन है, ठीक है, जिसमें जो है क्या किया गया है, पैराडॉक्स का प्रयोग किया गया है और चियास्मस का प्रयोग किया गया है, पैराडॉक्स का और जो है पैराडॉक्स का और चियास्मस का प्रयोग किया गया है किसमें, तो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी में, ठीक। यहाँ पर हम बात करते हैं अब जॉन कीट्स की, तो जॉन कीट्स देखिए कि 1795 में इनका जन्म होता है, 1821 में जो है इनकी मृत्यु होती है। टोटल नंबर ऑफ हम ईयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें तो 25 वर्ष या फिर आप 26 वर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 95, यहाँ पर 21 में 5 जोड़ देंगे तो 26 होगा, लेकिन डेट के हिसाब से देखें तो यहाँ इन्हीं की 25 से 26 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी, ओनली 25 ईयर्स, ठीक है। और यह जो है किस एज के कवि हैं, तो हम कहेंगे रोमांटिक एज के कवि हैं जॉन कीट्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जॉन कीट्स से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न पर संबंधित है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रीजन कीट्स रिफर्स टू अर्न एज अ सिल्वान हिस्टोरियन इन ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, बिकॉज इट डिपिक्ट्स स्केन फ्रॉम नेचर एंड रस्टिक लाइफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डज द एटिक शेप सिंबलाइज इन जॉन कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो ए है symbolizes the urn itself, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हाउ इज इमेजरी यूज्ड इन किड्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ठीक है, किस प्रकार की कल्पनाओं का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, इमेजरी इज यूज्ड डिस्क्राइब्स द पिक्चर्स ऑन द अर्न, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
हाउ डज जॉन किट्स फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशंस इन ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है, बाय डिपिक्टिंग स्कीन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड इटर्नल यूथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। वाई आर द फिगर ऑफ ऑन द अर्न्स किट्स? ठीक है, अर्न इन किट्स ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न कॉल्ड अ लीफ फ्रिंग्ड लेजेंड। लीफ फ्रिंग्ड लेजेंड, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, बिकॉज द अर्न्स स्टोरी इज डिपिक्टेड विथ इन अ डेकोरेटिव बॉर्डर ऑफ द लीव्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाई इज द ब्राइड स्टिल अनरेविज्ड इन ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, because the images on its sides are forever frozen in time। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाई इज द अर्न रिफर्ड टू एज अ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, बिकॉज साइलेंस एंड स्लो टाइम कंट्रीब्यूट टू द वैल्यू ऑफ द अर्न। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है बाय जॉन किट्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है आज की डेट में इसमें 3 जो है कवि और उनकी जो रचनाएं हैं उनको देखा। ठीक है, वो जो कवि हैं वह कौन है? तो वो जो कवि हैं हम लोगों ने जो है जॉन किट्स को देखा, और किसको देखा? तो जॉन किट्स को देखा, अलेक्जेंडर पोप को देखा और सीमस हीनी को देखा। तो सीमस हीनी की जो रचना पनिशमेंट, अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक और जॉन किट्स की ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न को देखा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट हैं एज अ अदर जो राइटर्स हैं एज अ पोएट हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है, इस पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, यहाँ से जो है बहुत अधिक क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखिए स्पेंसर, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। अब इस पॉइंट से यानी कि ब्रिटिश पोएट्री से आज ही हमारा ब्रिटिश पोएट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्पेंसर्स हैं। ठीक है, स्पेंसर, तो जो एडमंड स्पेंसर्स हैं इनका पूर्ण नाम है एडमंड स्पेंसर। क्या है? एडमंड स्पेंसर इनका पूर्ण नाम है। यदि इनकी हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म है, ठीक है, जन्म हम यदि बात करते हैं तो 15 में, ठीक है, 1564 में, ठीक है, देखने को मिलता है, लेकिन आपको कहीं कहीं देखने को डेट नहीं मिलेगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो है जो इनका जन्म है 1552 में। ठीक है, 1552 में इनका जन्म होता है और 1590, ठीक है, 1599 में जो है इनकी मृत्यु होती है। किसकी? तो एडमंड स्पेंसर की। ठीक है, एडमंड स्पेंसर की। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं एडमंड स्पेंसर की, तो इनका पूर्ण नाम तो आप जान ही गए, एडमंड स्पेंसर। ठीक है, इनका जो है पोएटिक कलेक्शन है। ठीक है, पोएटिक कलेक्शन क्या है? एमोरेटी। ठीक है, एमोरेटी जो है पोएटिक कलेक्शन है जहाँ से लिया गया है। ठीक है, जहाँ से लाइक एज अ हैंड्समैन को लिया गया है। अमोरेटी जो है नंबर ऑफ जो सोनेट्स है वह 89 सोनेट्स का कलेक्शन है। जो एडमंड स्पेंसर की जो है पोएटिक कलेक्शन है एमोरेटी, ठीक है, इसमें जो है नंबर ऑफ जो सोनेट्स हैं वो कितने हैं? 89 है, और उनमें से जो है 67 नंबर का जो सोनेट है वो आपके सिलेबस में दिया गया है, लाइक एज अ हैंड्समैन। ठीक है, लाइक एज अ हैंड्समैन, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन से कलेक्शन है, तो एमोरेटी है, और इसमें जो है नंबर ऑफ सोनेट्स हैं तो 89 है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पर यदि बात करते हैं तो जो ये लाइक एज अ हंट्समैन है, ठीक है, लाइक एज अ हंट्समैन है, ये कब पब्लिश हुआ था? तो लाइक एज अ हंट्समैन जो है 1595 में, ठीक है, 1595 में जो है पब्लिश हुआ था लाइक एज अ हंट्समैन। ठीक, इसमें जो है लव और पेशेंस को दिखाया गया है, लव और पेशेंस जो है इसमें दिखाई देता है लाइक एज अ हंट्समैन में। ठीक है, और इसके हम जो है राइम स्कीम की बात करते हैं, राइम वर्ड की बात करते हैं, तो इसमें जो है जो राइम वर्ड है वह है ए बी। ठीक है, क्या है? तो ए बी है, ए बी है, सी डी है, सी डी है, ठीक है, और ई एफ है, ई एफ है और ई एफ है। ठीक,
और उसके बाद जो है जी है। ये इसकी राइम स्कीम है, यानी कि हम बात करें एडमंड स्पेंसर और विलियम शेक्सपियर की जो है जो राइम स्कीम है वह एक ही है, ठीक है, वह एक ही है। इसमें हम 3 क्वार्टरेंस की बात करते हैं और जो है आपका क्या हो जाता है, एक कॉपलेट होता है, 3 क्वार्टरेंस और एक कॉपलेट। यहाँ पर ये कॉपलेट हो गया, जी कॉपलेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है आपके 3 क्वार्टरेंस हो गए, ठीक है, 3 क्वार्टरेंस हो गए, 1 2, ठीक है, 2 और यहाँ पर 3, तो ये 3 क्वार्टरेंस हो गए और एक कॉपलेट हो गया, ठीक। तो यह जो है आपका राइम वर्ड है और यही राइम वर्ड जो है किसका है, तो शेक्सपियर का भी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है इतनी चीज़ हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट है कि इस एडमंड स्पेंसर सोनेट नंबर 67, तो 89 जो सोनेट्स हैं कुल, उनमें से जो नंबर दिया गया है आपके सिलेबस में 67 नंबर का है, जिसको लाइक एज अ हंट्समैन कहते हैं, ठीक है। तो एडमंड स्पेंसर जो है क्या कहा जाता है इनको, पोएट्स ऑफ पोएट, ठीक है, यानी पोएट ऑफ पोएट्स कहा जाता है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, एडमंड स्पेंसर को ही कहा जाता है। इनका जो फेमस वर्क है द फेयरी क्वीन है, क्या है, द फेयरी क्वीन है। और ये जो फेयरी क्वीन है एन इपिक पोयम है, एन इपिक पोयम है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे किससे संबंधित थे, एडमंड स्पेंसर से संबंधित थे, ठीक है, एडमंड स्पेंसर से संबंधित थे। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो पोएट्स ऑफ पोएट्स जो है किसने कहा था, पोएट्स ऑफ पोएट्स जो है किसने कहा था, तो चार्ल्स लैम्ब ने कहा था। किसने कहा था, तो चार्ल्स लैम्ब ने कहा था। पोएट्स ऑफ पोएट्स किसको, तो एडमंड स्पेंसर को कहा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनकी कविता जो है द फेयरी क्वीन कैसी कविता है, तो आप कहेंगे इपिक कविता तो है, ये है, ठीक है, एलोगोरिकल पोएम भी है, ठीक है, एलोगोरिकल पोएम भी है, ठीक। द फेयरी क्वीन यह जो है किसकी है, तो एडमंड स्पेंसर की है, आप जान ही गए, ठीक। यहाँ पर लाइक एज अ हंट्समैन, ठीक है, लाइक एज अ हंट्समैन, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यह कैसी लाइन है, तो ओपनिंग लाइन है। कैसी लाइन है, ओपनिंग लाइन है, यानी कि स्टार्टिंग ही आपको लाइक एज अ हंट्समैन के रूप में देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने बताया कि एमेरोटी, ठीक है, जो एमेरोती जो है इनकी क्या है, एमेरोती जो है इनकी जो है पोएटिक कलेक्शन है। यह जो है सोनेट है, इनमें टोटल नंबर ऑफ 89 है, आपको पता चल ही गया है, ठीक है। यह जो है अपनी पत्नी एलिजाबेथ बॉयली के ऊपर लिखे हैं कलेक्शन, ठीक है। ये जो अमरती कलेक्शन है, पोएटिक कलेक्शन, यह अपनी पत्नी के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। इनकी पत्नी का जो नाम था एलिजाबेथ बॉयली था, क्या था, एलिजाबेथ बॉयली था, ठीक। चलिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर जो यहाँ पर आपके पोएट बनते हैं वह बनते हैं विलियम शेक्सपियर। क्या बनते हैं, तो विलियम शेक्सपियर बनते हैं। तो यहाँ पर हम विलियम शेक्सपियर के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए विलियम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है, ठीक है, जन्म है कब होता है, तो आप कहेंगे कि 1564 में होता है जन्म, ठीक है। और 1616 में इनकी मृत्यु होती है, किसकी, तो विलियम शेक्सपियर की। कहीं कहीं पर आपको जो है 26 अप्रैल देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर जो है आपको 23 अप्रैल देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं आपको दिखाई देता है कि एक ही डेट थी, ठीक है, 23 अप्रैल को ही, यानी 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ और 23 अप्रैल 1616 को इनकी मृत्यु होती है। किसकी, तो विलियम शेक्सपियर की। या कोइंसिडेंस है, जैसे कि गौतम बुद्ध के ऊपर था कोइंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको जन्म और मृत्यु से संबंधित देखने को मिलती है। इनका जो जन्म है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन यूके कनाडा में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। किनका, तो विलियम शेक्सपियर का, ठीक। अब यहाँ पर यदि बात करते हैं तो इनके जो पिता हैं और माता जी हैं, ठीक है। पिता की बात करें तो जॉन शेक्सपियर हैं, विलियम शेक्सपियर के जो पिता जॉन शेक्सपियर, और इनकी माता का नाम जो है मैरी आर्डेन था। किनकी, तो विलियम शेक्सपियर की। इनकी पत्नी की यदि हम बात करते हैं तो अनी हाथवे, ठीक है, अनी हाथवे इनकी पत्नी का नाम था। यहाँ पर इनकी पत्नी से संबंधित एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इनकी जो उम्र थी वह कितनी थी, 18 वर्ष थी, और इनकी जो पत्नी की उम्र थी वह कितनी थी, तो जो है 26 थी। कितनी थी, 26 थी। इन दोनों के वर्ष में कितने वर्ष का गैप, तो आप कहेंगे 8। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, ठीक। ये इनकी पत्नी और इनकी जो है
उम्र में कितने का अंतर था, तो 8 वर्ष का था। विलियम शेक्सपियर 18 के थे और इनकी पत्नी अन्नी हाथवे जो है 26 ईयर की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं आगे इनके बच्चों की, तो हैमलेट शेक्सपियर जो है इनके बच्चे का नाम है, जो कि 11 वर्ष में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, किसकी, तो हैमलेट शेक्सपियर जो कि इनका बच्चा था उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर बात करते हैं जुडिथ क्विनी। ठीक है, जुडिथ क्विनी जो कि इनकी पुत्री थी, क्या थी, पुत्री थी। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये जो हैमलेट शेक्सपियर हैं एज 11 है, जिस 11 की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और जुडिथ क्विनी ये दोनों जो है कैसे बच्चे हैं, तो जुड़वा बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं हैमलेट और जुडिथ, ठीक है, यह शेक्सपियर के जुड़वा बच्चे थे, जिनमें हैमलेट की मृत्यु हो जाती है वर्ष 11 में, यानी 11 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, और जुडिथ क्विनी जो है एक इनकी पुत्री है। ठीक है, और यहाँ पर एक पुत्री इनका है सुसान्ना हॉल। ठीक है, सुसान्ना हॉल जो कि एल्डेस्ट डॉटर है। ठीक है, डॉटर ये भी पुत्री है। तो यहाँ पुत्र की मृत्यु हो जाती है, इनके पास बचती हैं 2 पुत्रियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं तो प्लेज इन्होंने जो है कहीं पर आप देखेंगे 37 प्लेज और कहीं पर देखिए आप 39 प्लेज, इनका तो शेक्सपियर का। ठीक, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि बात करते हैं तो 37 पर टिक आपको मारना है। ठीक, अब यहाँ पर नंबर ऑफ सॉनेट की बात करते हैं तो इन्होंने 154 सॉनेट लिखा। कितना, 154 सॉनेट लिखा। ठीक, और यहाँ पर बात करते हैं शेयर होल्डर थे तो ग्लोब थिएटर के, यहाँ जहाँ से इनकी जो रचनाएं हैं प्रकाशित होती थी वह था ग्लोब थिएटर ही। ठीक है, इसके ये शेयर होल्डर थे और यहीं से इनकी जो रचनाएं हैं वह प्रकाशित होती थी। इनका जितना भी ब्यौरा है, ठीक है, डाटा कलेक्शन है, वो आपको ग्लोब थिएटर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनसे संबंधित अन्य पॉइंट्स की बात करते हैं। अभी हम लोग जो है इनकी जो रचना है आपके सिलेबस में जो दी गई है उस पर हमने अभी जिक्र नहीं किया है, उस पर हमने अभी जिक्र नहीं किया है। ठीक है, अन्य चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर विलियम शेक्सपियर जो है अपनी जो रचनाएं हैं वह फोलियो के माध्यम से जो है प्रकाशित कराते थे। ठीक है, इनमें जो है कई सारे फोलियो आए हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर में तो जो फर्स्ट फोलियो था इनका जो है फर्स्ट फोलियो वह 1623 में आया था। कब आया था, तो 1623 में आया था। सबसे अधिक रचनाएं इसी फोलियो से जो है प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट फोलियो जो है 1623 में आया था। सेकंड फोलियो जो है, ठीक है, वह कब आया था, तो सेकंड फोलियो जो आया था वह 1632 में आया था। कब आया था, 1632 में आया था। और इनका जो थर्ड फोलियो है विलियम शेक्सपियर का वह आया था 1663 में। कब आया था, तो 1663 में, या फिर हम कहें तो 64 में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक, और यहाँ पर यदि हम फोर्थ फोलियो की बात करते हैं तो इनका जो फोर्थ फोलियो है वह 1685 में आया था। कब आया था, 1685 में आया था फोर्थ फोलियो। तो ये इनके 4 फोलियो हैं। ये 4 फोलियो आपको 2 फोलियो तो जरूर याद रखना है और नंबर ऑफ फोलियो याद रखना है। ठीक है, किनका, तो विलियम शेक्सपियर का, जिनके माध्यम से इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं तो जो है इनकी रचना है मैकबेथ, जो कि एक ट्रेजेडी है। इनके 4 ट्रेजेडी हैं जिनको आप याद रख सकते हैं होकम के माध्यम से। ये होकम जो है एक ट्रिक है। यहाँ पर एच से जो है आपका होता है हैमलेट। ठीक है, क्या होता है, तो हैमलेट होता है। ठीक है, और ओ से जो है ओथेलो होता है। क्या होता है, तो ओथेलो होता है। के से जो है किंग लियर होता है। क्या होता है, किंग लियर होता है। ठीक, और यहाँ पर एम से जो है मैकबेथ होता है। क्या होता है, मैकबेथ होता है। तो जो हैमलेट है यह 1601 में या 1600 में, 1601 हम कह सकते हैं। जो आपका ओथेलो है यह 1602 में। ठीक है, जो आपका किंग लियर है 1603-4 में, और यहाँ पर जो मैकबेथ है आपका यह 5-6 में क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो इनकी 4 प्रमुख ट्रेजेडी हैं, इनको आपको याद रखना है। सीरियल वाइज भी पूछता है कि यहाँ पर जो है कौन पहले कौन बाद में लिखा गया, तो ये आप बता सकते हैं। ये सीरियल वाइज यहाँ पर आपको हमने बताया। ठीक, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इनकी जो मैकबेथ रचना है, ठीक है, मैकबेथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछी जाती है। ठीक है, मैकबेथ में जो है 3 विचेज हैं। कितनी विचेज हैं, तो 3 विचेज हैं। 3 जो है चुड़ैलें हैं या डायन हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक लाइन है फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। ठीक है, और एक रचना पंक्ति है लाइफ इज, ठीक है, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो। ठीक है, लाइफ इज
बट अ वॉकिंग शैडो, यह भी मैकबेथ में ही आपको जो है पंक्ति देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो है जो आपके सिलेबस में दी गई है कविता। ठीक है, वह क्या है? तो आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर ने जो है 154 सोनेट से लिखा था। इसको यदि हम बात करते हैं तोड़कर, तो देखिए 154 सोनेट लिखा। अब इसमें जो है इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। प्रमुख जो पार्ट था दो ही था। एक तो जो है विलियम हर्बर्ट अपने फ्रेंड जिगरी यार के लिए जो है 126 सोनेट लिखते हैं। ठीक है, और एक जो है 28 सोनेट। ठीक है, 28 सोनेट हम कहें तो यहाँ पर डार्क लेडी के लिए लिखते हैं। किसके लिए? तो 126 सोनेट विलियम हर्बर्ट जिगरियार के लिए और यहाँ पर 28 सोनेट जो है डार्क लेडी के लिए लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो 28 है यहाँ पर हम बात करते हैं तो 26 सोनेट डार्क लेडी के लिए हैं और जो 2 सोनेट हैं स्वयं जो है किसी पर लिखे हैं। ठीक है, यानी कि स्वयं के कलेक्शन पर लिखे हैं। तो 26 सोनेट डार्क लेडी के लिए है। तो 126 तो कंप्लीट हो गया विलियम हर्बर्ट के लिए। अब यहाँ पर 154 में 126 हट गया तो जो बचता है वहाँ 127 नंबर से शुरू होता है। तो यह 127 नंबर किसके लिए होगा? विलियम हर्बर्ट के लिए कि डार्क लेडी के लिए? को आप कहेंगे जो है डार्क लेडी के लिए। ठीक है, जो कलेक्शन होगा वह डार्क लेडी के लिए होगा क्योंकि 126 पर ही खत्म हो जाता है विलियम हर्बर्ट के लिए। अब 126 नंबर तो डार्क लेडी के लिए ही आएगा ना? तो जी बिल्कुल आएगा। तो यह जो है डार्क लेडी के लिए आ जाता है जो सोनेट नंबर 127 है। 127 है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो कलेक्शन है डार्क लेडी का, ठीक है, सोनेट 127 से लेकर 154 तक जो है जाता है। ठीक, अब यहाँ पर बात करें तो यह जो कलेक्शन है इन ओल्ड एज, ठीक है, इन ओल्ड एज जो कविता है 1609 में 1609 में जो है क्या होती है? पब्लिश होती है। और इसमें जो जिक्र किया गया है ब्यूटी और ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र किया गया है इन ओल्ड एज में। ठीक है, इन ओल्ड एज में। अब यहाँ पर देखिए कि जो इनका जो है राइम स्कीम है या राइम वर्ड है किसका? तो शेक्सपियर का। तो इनका जो शेक्सपियर का राइम वर्ड है जैसे आपका स्पेंसर का था वैसे ही आपका शेक्सपियर का भी है 3 क्वार्टरेंस और 1 कॉपलेट। ठीक है, 3 क्वार्टरेंस और 1 कॉपलेट। ठीक, यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो है 153, ठीक है, 153 से लेकर 154 तक का जो सोनेट हमने अभी बताया ना 26 सोनेट जो हैं डार्क लेडी के लिए हैं, लेकिन 2 सोनेट जो हैं, ठीक है, 28 सोनेट बचता है। 126 अलग हो गया, ठीक है, विलियम हर्बर्ट के लिए यानी कि यूथ फेयर यूथ के लिए। और यहाँ पर 26 सोनेट डार्क लेडी के लिए, 2 सोनेट जो है वह 153 और 54 किसके लिए है? तो क्यूपिड गॉड के लिए है। क्यूपिड गॉड के लिए है। तो टोटल नंबर ऑफ सोनेट 154 हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ सोनेट 154 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका इन ओल्ड एज यह आपके सिलेबस में दिया गया है। किसके लिए है? तो जो है डार्क लेडी के लिए है, जिसमें मेन पॉइंट है ब्यूटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो है विलियम शेक्सपियर के ऊपर थे। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जॉन डॉने। जॉन डॉने की जो कविता दी गई है आपके सिलेबस में द सनी राइजिंग दी गई है। द सनी राइजिंग दी गई किससे संबंधित? तो आप कहेंगे सन से संबंधित है, यानी कि सूर्य से संबंधित है। ठीक है, किससे? सूर्य से संबंधित है। यहाँ पर यदि हम बात कर लेते हैं द सनी राइजिंग की, द सनी राइजिंग जो है 1633 में, ठीक है, 1633 में जो है यह पब्लिश होती है। ठीक, इसमें जो है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो है और यह जो है अथॉरिटी ऑफ लव, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ लव पर आधारित है द सनी राइजिंग। इसकी राइमिंग वर्ड जो है, राइम वर्ड क्या है? तो ABBA, ठीक है, ABBA और CD, ठीक है, CD और जो है EF है। ठीक है, क्या है? EF, इसकी जो है राइम वर्ड है। ठीक, तो यहाँ पर ABBA CD EF जो है इसकी राइम वर्ड है। टोटल नंबर ऑफ लाइन की बात करें तो 8 लाइन, ठीक है, 10 लाइन की कविताएं हैं किसमें? द सनी राइजिंग की। ठीक है, 10 लाइन का जो है एक स्टैंजा बन रहा है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें
तो जॉन डॉने, ठीक है, जॉन डॉने को जो है क्या कहा जाता है, लव पोएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लव पोएट कहा जाता है। किसको, तो जॉन डॉने को लव पोएट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर द सन राइजिंग में किसका जिक्र किया गया, तो सन यानी कि सूर्य का जिक्र किया गया है, ठीक है। मेन पॉइंट सूर्य ही है। यह एक जो है कैसी कविता है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री है। कैसी है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री है, या जो द सन राइजिंग है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो जॉन डॉने के ऊपर। तो जॉन डॉने का जो जन्म है वह 1572 में हुआ था, 1631 में इनकी मृत्यु होती है। इनको जो है फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है। फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, लव पोएट किनको कहा जाता है, तो जॉन डॉने को कहा जाता है। इनकी जो है पोएट्रीज थीम जो है, इन्होंने अपनी पोएट्री में जो थीम प्रयोग किया, यानी कि प्रमुख रूप से चर्चा किस पर किया है, तो लव पर किया है, डेथ पर किया है और रिलीजन पर किया है। किसने, तो जॉन डॉने ने, ठीक। चलिए, ये सारे पॉइंट्स जो हैं जॉन डॉने से संबंधित थे। इतने पॉइंट्स आपके लिए बेटर हैं, ठीक है, आपके एस्टेट एग्जाम के लिए, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक की जो रचना आपको पढ़नी है वह द लैम्ब है एंड द टाइगर है। तो लैम्ब यानी कि हम कह सकते हैं मेमना। तो मेमना जो है कैसा होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, जो है दयालु प्रकृति का होता है। लेकिन जो टाइगर होता है, ठीक है, वह क्या होता है, एकदम खूंखार होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेशन में दे गए हैं। द लैम्ब एंड द टाइगर, आप इन दोनों रचनाओं को आराम से याद कर सकते हैं। किनकी है, तो आप कहेंगे कि विलियम ब्लैक की जो है क्या है, रचना है, ठीक है। विलियम ब्लैक की जो है क्या है, तो रचना है, ठीक। तो यहाँ पर दोनों रचनाएं आप आराम से याद कर सकते हैं। द लैम्ब एंड द टाइगर किसकी है, तो विलियम ब्लैक की है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जो विलियम ब्लैक की रचना है द लैम्ब एंड द टाइगर, तो यहाँ पर आपको देखना है द लैम्ब एंड द टाइगर। तो जो द लैम्ब है यह कब प्रकाशित होती है, तो 1789 में। कब, 1789 में। और जो द टाइगर है यह 1794 में। कब, 1794 में जो है पब्लिश होती है, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इनकी जो राइमिंग स्कीम है, ठीक है, द लैम्ब की जो राइम स्कीम है वह क्या है, तो AABBCC, ठीक है, AABB और CC, यह जो है द लैम्ब की राइम स्कीम है, राइम वर्ड है। और यहाँ पर यदि द टाइगर की बात करते हैं तो AABB, ठीक है, AA और BB यहाँ पर जो है इसकी राइम वर्ड है द टाइगर की, ठीक। यहाँ पर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस का प्रयोग किया गया है। द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस का प्रयोग जो है किया गया है, ठीक, विलियम ब्लैक के द्वारा। तो यहाँ पर और यदि हम बात करते हैं विलियम ब्लैक की, ये जो द लैम्ब है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से है। और यहाँ पर जो टाइगर है यह सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से जो है संबंधित है, ठीक। तो यहाँ पर ये विलियम ब्लैक से था। और विलियम ब्लैक के ऊपर हम यदि बात करते हैं तो 1757 में इनका जन्म, 1827 में इनकी मृत्यु। यह एक इंग्लिश पोएट है, पेंटर हैं और प्रिंट मेकर हैं। कौन, विलियम ब्लैक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोएट, पेंटर और प्रिंट मेकर कौन, तो विलियम ब्लैक हैं। यह जो है प्रमुख रूप से रोमांटिक पोएट हैं विलियम ब्लैक, ठीक। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आपको देखने को मिलते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है इनका पूर्ण नाम है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका पूरा नाम है, ठीक। अब यहाँ पर इनकी जो रचना आपको पढ़नी है ब्रिक ब्रिक ब्रिक, ये जो है इनकी रचना है, कविता है जो कि आपके सिलेबस में दी गई है और इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, ब्रिक ब्रिक ब्रिक, ठीक। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो कविता है, ठीक है, वह यहाँ पर है ब्रिक ब्रिक ब्रिक, जो कि कब पब्लिश होती है, तो हम कहेंगे 1842 में, 1842 में जो है पब्लिश होती है ब्रिक ब्रिक ब्रिक। और इसका जो राइम वर्ड है, ठीक है, वह है ABCBDEFE, ठीक है, इसका जो है राइम वर्ड है। यह कैसी रचना है, कैसी रचना है, तो हम कहेंगे एलिजी है। क्या है, एलिजी है, ठीक है। एलिजी जो कि किसी के मृत्यु पर, ठीक है, यानी कि मृत्यु के ऊपर ही लिखी जाती है, जो एलिजी होती है। तो यह ब्रिक 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 एक एलिजी है जो कि 16 लाइन्स की है, ठीक है, 16 लाइन्स की जो है कविता होती है। यह 16 लाइन्स की कविता है। और ऑन हिज फ्रेंड हलम, ठीक है, इन्होंने जो है जो ब्रिक 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 ये लिखा है ना, किस पर लिखा है, तो अपने मित्र हलाम के ऊपर लिखा है।
अपने मित्र हलाम के ऊपर लिखा है, जो कि एक एलिजी है, दुख में लिखा है। ठीक है, किसने? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि किस पर लिखा गया है, तो डेथ ऑफ हिज फ्रेंड हलाम। ठीक है, यह कैसी रचना है? तो आप कहेंगे एलिजी है। क्या है? एलिजी है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के ऊपर यदि हम बात करें, इनका जो जन्म है 1809 में होता है, 1892 में इनकी मृत्यु होती है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। इनको जो है पोएट लॉरिएट कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम का पोएट लॉरिएट कहा जाता है। किनको? तो पूछा जा सकता है पोएट लॉरिएट इनमें से कौन है, हु इज़ द, ठीक है, राइटर ऑफ, या हु इज़ कॉल्ड, ठीक है, हु इज़ नोन एज पोएट लॉरिएट, तो आप कहेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, इनको जो है फादर ऑफ विक्टोरियन पोएट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ विक्टोरियन पोएट्री कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ विक्टोरियन पोएट्री, तो आप कहेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब पॉइंट्स जो थे वो किससे संबंधित थे? ब्रिटिश पोएट्री से थे। तो हमारा जो ब्रिटिश पोएट्री का कलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आपके सिलेबस में यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हम बात करें तो ब्रिटिश पोएट्री है, जिनमें नंबर ऑफ जो राइटर हैं, पोएट हैं, वह 14 पोएट हैं। कितने? तो 14 पोएट हैं, और ये 14 पोएट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारी जो क्लास रहेगी वह ब्रिटिश ड्रामा से रहेगी। ठीक है, किससे रहेगी? तो ब्रिटिश ड्रामा से रहेगी, जिसमें जो है आपको 10 क्या मिलते हैं? तो पोएट मिलेंगे। ठीक, तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर यदि एस्टेट पेपर 2 फॉर्म फिलअप किए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।